हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित के वर्ष 2022 उत्तराखंड बोर्ड के प्रश्न पत्र को हल करेंगे और इसी प्रकार हम 2022 से पूर्व के सभी प्रश्न पत्रों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 2022 के प्रश्न पत्र को हल करना। बोर्ड के किसी भी विषय के प्रश्न पत्र के आरंभ में कुछ आवश्यक निर्देश दिए होते हैं जिन्हें आप अवश्य ध्यान से पढ़ें। तो आइए चलते हैं इसके पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किसी श्रेणी का nवां पद 2n+1 है तो इस श्रेणी का 10वां पद होगा। ये हमें कोई श्रेणी दी गई है, तो श्रेणी का nवां पद हमें दिया है 2n+1। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यदि हमें इसका 10वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह पे हम 10 रख देंगे, तो श्रेणी का 10वां पद 10वां पद जो होगा हमारा इंटू n की जगह पे हम 10 रखेंगे +1, और इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 20+1 मतलब 21। तो इस श्रेणी का जो 10वां पद होगा 21 होगा। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65। सेकंड क्वेश्चन है sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65। चूंकि आप देख रहे हैं कि ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम लगभग कितना है 90, इन दोनों का एंगल का सम कितना है 90। तो इसमें पूरक कोणों वाले फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। किसी एक को आप चेंज कर सकते हो, या तो आप 25 को चेंज करें या आप 65 को चेंज करें। जैसे साइन, अगर मैं इस 25 को 90 माइनस 65 लिख दूं और cos 65 सेम, प्लस इस 25 को भी चेंज करेंगे cos, इसे हम लिखेंगे 90 माइनस 65 और इंटू साइन 65। अभी चूंकि हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास पूरक कोण का फॉर्मूला होता है cos थीटा, और इसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा ये होता है हमारे पास साइन थीटा। तो इन्हें हम अप्लाई करें तो ये इसके स्थान पर आएगा cos 65 इंटू cos 65 प्लस साइन 65 इंटू साइन 65। ये इसे हम लिख सकते हैं cos और cos को cos स्क्वायर 65 और प्लस इसे हम साइन को साइन स्क्वायर 65। चूंकि आप जानते हैं यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो इसका मतलब इसका वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका क्या होगा। थर्ड है, गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या जो होगी वो होगी, व्यास की आधी होती है तो इसका मतलब 7 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठ यानी कि गोले का वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। तो गोले का वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो 4 पाई
और r की जगह पे हम 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई इंटू 7 7 जा 49। पाई का वैल्यू रख देते हैं हम। पाई का वैल्यू अगर हम रखते हैं 4, 22/7 टू 49, तो 7 से 49 7, तो 4 गुणा 22 गुणा 7, 22 88 गुणा 7, 7 से 7 की 8 से 7 अठी 56, और 7 अठी 56 और 5 61, 616। चूंकि सेंटीमीटर में गिवन है तो इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिभुज एबीसी में ए बी 6√3 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी है। तो चूंकि हमें त्रिभुज एबीसी में, क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो गिवन है वो 6√3 सेंटीमीटर गिवन है, और जो बी ए सी गिवन है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है, और बी सी जो गिवन है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। एक ट्रायंगल हम रफली बना लेते हैं। ये ट्रायंगल गिवन है हमें, ए बी और सी, ये रफ चित्र है अभी। तो हम इन ट्रायंगल में हमें देखना है एंगल बी कैसा है या क्या है। तो एंगल बी हमें चेक करना है, तो हम जो सबसे बड़ी भुजा है इन तीनों में उसका स्क्वायर करते हैं, और दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के अगर बराबर आ जाता है तो हम इस एंगल बी को फिर 90 बोल सकते हैं। पहले चेक कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी भुजा हमारे पास है ए सी, तो हम क्या करते हैं, या दो छोटी भुजाएं ले लेते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 छंग 36, और √3 का स्क्वायर होगा 3 प्लस 6 छंग 36, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 छंग 18, 3 तिया 9 और 1 10 प्लस 36, 136 और 108 144, और इसे हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, और 12 जो है वो है ए सी, इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चूंकि दो छोटी भुजाओं का वर्ग एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो हम कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पी जी टी के विलोम से एंगल बी अर्थात एसी के सामने की भुजा, एसी के जो सामने की, एसी के सामने का जो कोण है वो एंगल बी कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। 5th है, पासे को फेंकने पर संभव परिणाम, जो परिणाम होंगे संभव परिणाम वो हमारे पास होंगे 6, और एक विषम संख्या ऊपर, तो विषम संख्या के परिणाम के परिणाम, विषम संख्या के परिणाम जो होंगे वो होंगे हमारे पास 3, जैसे विषम संख्या के परिणाम 3 होंगे, क्योंकि विषम संख्याएं जो होंगी हमारे पास वो होंगी 3 5 1 3 5, तो 3 हमारे पास संख्याएं हैं 1 3 और 5, तो इसलिए ये 3 है। तो विषम संख्या की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, चूंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3/6, या आप फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 1/2, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा फर्स्ट होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इन्हें हम हल करके देख रहे हैं। हल करने के बाद ही आप ऑब्जेक्टिव करें, पेपर में आप हल ना करें तो भी चलेगा, बस आप उनके आंसर लिख दें। तो इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है,
प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या ये का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 6, चूंकि जो संख्या परिमेय संख्या में गिवन है, परिमेय संख्या गिवन है हमें 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। यदि इस संख्या का हर अगर हम देखें, ये हर, तो यदि इस हर में केवल 2 की पावर m और 2 की पावर 5 की पावर n, यदि केवल ये गुणनखंड होते, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और ना होता, तो ये संख्या शांत होती है। परंतु इसमें 2 और 5 के अलावा भी गुणनखंड है, तो यहां आप लिख सकते हैं 2 की पावर m, चूंकि हर में 2 की पावर m, 5 की पावर n, जहां m n पूर्णांक है, सॉरी पूर्णांक नहीं, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव पूर्णांक है, चूंकि हर में 2 की पावर m, 2 की पावर 5 की पावर n, जहां mn पॉजिटिव पूर्णांक है, के अतिरिक्त 7 की पावर 5 भी है। अतः इसका प्रसार अशांत आवृत्ति है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः ये है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक द्विघात बहुपद शून्यक माना, द्विघात के शून्यक अल्फा व बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग दिया हुआ है आपको 0, और अल्फा बीटा गुणनफल आपको दिया है √5। तो बहुपद जो होगा किसी भी चर में मान सकते हैं हम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यानी कि x² माइनस शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो बहुपद आ जाएगा आपके पास, px की फॉर्म में लिख देते हैं, x² माइनस अल्फा बीटा हमारे पास है 0x, और अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा √5। तो इसका मतलब ये जो px है वो हो गया x² प्लस √5। तो इस प्रकार हमारे पास एक बहुपद निकल के आया px। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन 8 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विघात बहुपद के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन 8 है, द्विघात समीकरण है हमारे पास x² माइनस 4x प्लस 4 इजिकल टू 0। अगर इसकी तुलना कर लें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a की जगह हमारे पास यहाँ x² है, इसके साथ 1 होगा, तो a कितना होगा 1, और b का वैल्यू जो होगा -4 होगा, और c का वैल्यू 4 होगा। तो मूलों की प्रकृति बतानी है, तो आप b² माइनस 4ac फाइंड कर सकते हैं। b² माइनस 4ac होगा -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1, और c इक्वल टू है 4। तो 4 4 जा 16, 4 चौक 16, माइनस है स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, -4 चौक 16, इससे कैंसिल, तो
ये आएगा 0। तो इसका मतलब द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। क्योंकि ये आप याद रखें, b² - 4ac अगर 0 से बड़ा है तो दो वास्तविक मूल, और यदि b² - 4ac 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं। ये होता है। तो इस प्रकार हमारे पास 8th क्वेश्चन तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कि अगर परिभाषा पर जाएं तो वृत्त जो होता है किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समुच्चय होता है। अर्थात एक वृत्त पर बहुत सारे अनेक बिंदु और इसकी स्पर्श रेखाएं भी अनेक होंगी। तो ये आपको समझने का था, अनेक होंगी। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसे भी यही सॉल्व कर देते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकताएं कितनी होगी। जो निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, P ऑफ E। अगर E निश्चित है, E अगर निश्चित घटना है तो PE होगी 1। तो यानी कि किसी भी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। फर्स्ट केस में दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26। तो चूंकि बड़ी संख्या अपने मानी हुई है x, तो x माइनस वाई इजक्वल टू 26, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड केस की ओर चलते हैं। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि बड़ी संख्या दूसरी की 3 गुनी है। इन संख्याओं को ऐसे लिख लें, ये बड़ी संख्या है और ये संख्या जो है 3 गुनी है। तो इससे, तो अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूं तो बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए x बराबर 3y, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं विलोपन, प्रतिस्थापन या वर्गमूलन से, लेकिन यहाँ हम प्रतिस्थापन का यूज करेंगे क्योंकि x का वैल्यू निकला है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में अगर x का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इजिकल टू 26, और ये 2y इजिकल टू 26, और y इजिकल टू होगा 26/2। तो इससे कैंसिल, तो y इजिकल टू 13। y का वैल्यू 13 है हमारे पास। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x इजिकल टू हो जाएगा 3 इंटू वाई का वैल्यू 13 हमारे पास प्राप्त हुआ है, तो x इजिकल टू हो जाएगा 13 39, यानी कि 39। तो x का वैल्यू हो गया 39। तो इस प्रकार हम x और y को फाइंड कर सकते हैं। तो आप लास्ट में ये लिख दें कि बड़ी संख्या 39 और छोटी संख्या 13 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, cos थीटा इजकल टू 4/5। तो हमें फाइंड करना है cot थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो इसके लिए इसे हम 3 तरीके से लिख सकते हैं क्वेश्चन को।
चूंकि हमारे पास cos का वैल्यू गिवन है तो इसे हम cos में कन्वर्ट कर लें। तो इसके लिए हम करते हैं, इसे ही लेके चलते हैं, cot थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। इसे हम लिखते हैं, चूंकि कोट का वैल्यू जो होता है हमारे पास होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये फॉर्मूले तो आपको याद ही होने चाहिए। अभी साइन और साइन सेम है तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा, और ये इसे हम लिख सकते हैं चाहे तो cos थीटा प्लस 1 लिख लो या 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है। क्योंकि हमने एलसीएम लिया तो ये बनेगा, इसे लिखेंगे हम 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद यदि मैं साइन को लिखूं, चूंकि मैं जानता हूं, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। अभी ये मैं रफ में लिख रहा हूं, तो जब ये साइन का वैल्यू निकालना हो तो 1 माइनस कॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम साइन की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी यहां पर अगर हम सर्वसम्मिका लगाएं 1 का स्क्वायर मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और इसे लिखेंगे हम 1 माइ प्लस कॉस थीटा, और एक बार लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये बहुत छोटी छोटी सर्वसम्मिकाएं हैं जो हमें आनी ही चाहिए। इससे एक कैंसिल होगा तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसके बाद जो हमें यहाँ पर, चूंकि हमारे पास जगह है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल, ये यहाँ पे चल ही रहा है, आप इसके नीचे लिखेंगे इसे 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 4/5 और 1 माइनस कोस 4/5, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 4 यानी कि ये हो जाएगा 9/5, और ऐसे ही 5 माइनस 1 माइनस 4 तो 1/5, 1/5, 5 से 5 कैंसिल तो 9/1 यानी कि 9। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू निकल के हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 9। दूसरा तरीका यह है हमारा, और चूंकि हमारे पास कोस गिवन है, इस कोस में चूंकि आप जानते हो LAL KK आधार बटे कर्ण, अर्थात ये हमारा आधार होता है और ये कर्ण होता है, इसमें हम इसके साथ अनुपात में 1 मान लेते हैं। तो इससे अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, राइट एंगल ट्रायंगल, और यहां पर ये थीटा यहां पर लूं तो ये मेरा आधार होगा और ये मेरा कर्ण। तो आधार है मेरे पास 4 और कर्ण है हमारे पास 5। तो पहले ये तीसरी भुजा निकाल ली जाए ABC से, और ये ट्रायंगल बड़ा फेमस है, अगर ये 4 है ये 5 है तो ये 3 होगी, फिर भी ट्रायंगल, और एंगल भी कितना है हमारे पास 90 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में PGT से, तो मैं लिख सकता हूं AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारे पास है 5 का स्क्वायर और AB हमारे पास है 4 और प्लस BC हमें फाइंड करनी है। तो 5 5 जा 25, 4 4 जा 16 प्लस BC स्क्वायर, और यहां से अगर मैं BC लिखना चाहूं तो ये 16 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 16 इजक्वल टू 9, या मैं कह सकता हूं जो BC होगा वो मेरे पास आएगा 9 का स्क्वायर रूट यानी कि 3। अब ये साइड मेरे पास 3 है तो मैं इस ट्रायंगल से कोट और कोसेक के वैल्यू लिख सकता हूं। चूंकि कोसेक अगर मुझे लिखना हो, कोसेक थीटा, चूंकि कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब,
तो कर्ण मेरा है 5 और लंब हमारे पास है 3। ऐसे ही मैं अगर कोट लिखूं, कोट थीटा, तो कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। आधार है हमारे पास 4 और लंब है हमारे पास 3। तो अब कोसेक और कोट के वैल्यू आ चुके हैं, तो कोसेक और कोट के वैल्यू यहाँ रखें, तो तब ये लिख लेते हैं कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब कोट का वैल्यू रखें 4/3 प्लस, और कोसेक का वैल्यू रखेंगे 5/3, 5/3 का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 एलसीएम है और 5 और 4 9 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 इंटू 9 और 3 3 जा भी 9, 9 से 9 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर बचेगा 9। इसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अभी हमने इसे, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेंगे। यदि मैं दूसरे तरीके से देखूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है 1, तो मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस का वैल्यू है मेरे पास 4/5 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो इसे सॉल्व करेंगे 25 माइनस 16 9/25, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। और चूंकि साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास है 9/25, तो जब साइन थीटा हम लिखेंगे यहां से, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बराबर √9/25, यानी कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा 3/25। साइन थीटा हम निकाल चुके हैं। अगर यहीं से मैं कोसेक लिखूं, ये साइन का अपोजिट होता है, सॉरी 5 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। 3/5 ये अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी कि 5/3। कोसेक हम निकाल चुके हैं, और चूंकि कोट चाहिए, तो कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोस का वैल्यू है मेरे पास 4/5 और साइन का वैल्यू है 3/5। 5 से 5 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 4/3। कोट का वैल्यू आया 4/3। इस बार हमने साइन और कोट इस तरह निकाले, न कि एक ट्रायंगल बनाकर। बाकी अभी इसमें आप वापस इसमें वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, वही 9 आएगा। तो इस प्रकार हम 12 क्वेश्चन को इस प्रकार कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है। क्वेश्चन 13 है, क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ, तो किस प्रकार का त्रिभुज? चूंकि ये तीन बिंदु ए जो है 3,2 है, बी मान लेते हैं -2, -3, और सी मान लेते हैं हम 2,3। चूंकि ये तीनों बिंदु असररेखीय है, यानी कि एक रेखा में नहीं है या सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु एक त्रिभुज तो बनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं हाँ, ये बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं। अब त्रिभुज बनाते तो किस प्रकार का, उसके लिए हम एक रफ चित्र बना लेते हैं। ये ऐसे ही फिर देखेंगे बाद में। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। तो इसके लिए हम इनकी साइड निकालते हैं। तो पहले हम निकालते हैं ए बी, और ए बी के लिए अभी जब हम ए और बी निकालने हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2, आप अभी जब a के लिए बात करें तो ये पहले वाला 1 है
और ये 2 के पॉइंट्स हैं, और ये x होता है, ये y होता है, तो ये 1 के लिए है और ये 2 के लिए, तो x1 3। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि ये भुज घट रहे हैं और ये कोटि घट रही है इन दोनों की, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस, लेकिन -2 है तो प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 2 है और y2 है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे, 3 टू 5 का स्क्वायर और 3 टू 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 25, या हम कह सकते हैं यह हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 अंडर रूट 2 मात्रक। एक भुजा हमने ये निकाल ली। इसी प्रकार हम BC निकाल सकते हैं, BC भुजा। यदि हम BC भुजा निकालना चाहें तो अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, भुज में से भुज को घटाकर स्क्वायर करेंगे और कोटि में से कोटि को, तो -2 और 2, यानी कि -2 -2, -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये होगा और -4 का स्क्वायर, और ये हमारे पास होगा -6 का स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 16, और इसे लिख सकते हैं हम 36। 36 और 16, 6 6 12 52, यहाँ फिर सॉल्व कर लेते हैं इसे। BC जो आएगा वो आएगा अंडर रूट 52। इसी प्रकार हम तीसरी भुजा भी हमें निकालनी पड़ेगी AC, तो यहीं पे निकालते हैं। AC जो है अंडर रूट, इसे भी हम मात्रक लिख देते हैं। अब हमें निकालनी है AC, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 3 माइनस 2 यानी कि 1, 1 का स्क्वायर 1, और 2 माइनस 3 -1, तो -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2। आपके पास तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। तीनों भुजाएं आप देख रहे होंगे, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो यह एक विषम बाहु त्रिभुज है। सॉरी, हम एक चीज और भी देख सकते हैं, विषम बाहु तो है लेकिन क्या पता ये हमारा समकोण त्रिभुज हो, तो विषम बाहु ना के अगर हम समकोण त्रिभुज चेक कर लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ नोट कर देते हैं इसे। अब आप देखो, इनमें जो ये भुजा है AB, वो है हमारी 25 दूनी 50 अंडर रूट 50, या इसे हम ये ना लिख के अंडर रूट 50 लिख सकते हैं मात्रक, और ये है अंडर रूट 52 और ये अंडर रूट 2, तो दो छोटी भुजाओं का वर्ग करो, AB और AC का, AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, तो ये है AB है अंडर रूट 50 का वर्ग प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग, तो ये आएगा 50 प्लस 2, यानी कि 50 प्लस 2 यानी कि 52, और इसे आप लिख सकते हो अंडर रूट 52 का स्क्वायर रूट, क्योंकि अंडर रूट लगा स्क्वायर लगा 52 ही रहेगा। और ये जो है अंडर रूट 52, अंडर रूट 52 जो है आपका, वो BC का वैल्यू है, BC का वैल्यू है। तो यहां आप देख रहे होंगे AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, ये दो भुजाओं का वर्ग एक तीसरी भुजा के बराबर है और वो BC के बराबर है, तो इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय से, PGT से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, विलोम से, विलोम से ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा, यानी कि जो BC है, BC के सामने का एंगल, यानी कि इस भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होगा। तो PGT के विलोम से एंगल A कितना होगा 90, यानी कि जो ये त्रिभुज है
ये बिंदु एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं, तो हम आप इसके लास्ट में लिख सकते हैं कि ये समकोण समकोण त्रिभुज बनाते हैं 90 डिग्री। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। यदि दी गई आकृति DE समांतर AC तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं जो DE है वो AC के समांतर है। इस त्रिभुज में तो थेल्स प्रमेय से यहीं पे सॉल्व करते हैं 14 को हम। 14 थेल्स प्रमेय से त्रिभुज ABC में जो DE है वो समांतर है AC के, तो थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय में आपको बता दूं, अगर ये त्रिभुज है, यदि इस त्रिभुज में एक भुजा एक के समांतर एक रेखा खींची जाए और यदि ये इसके समांतर हो तो इस भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, तो बी डी बटे डी ए बराबर बी ई बटे ई सी। तो बी डी का जो वैल्यू है हमारे पास है 3 और डी ए का जो वैल्यू है वो है 3 और बी का जो वैल्यू है वो है x और इसी का वैल्यू है 4। तो 3 माइनस 3/3 1 और x/4। तो यहां से हम कह सकते हैं 4 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर x का वैल्यू आएगा 4। अभी इसमें इस क्वेश्चन में ये जो दूरी है इसके साथ कोई मात्रक नहीं लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, x सेंटीमीटर या मीटर नहीं लिखा, तो आप भी यही छोड़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 14 में और करके गिवन है, हमें इससे भी समझा देते हैं। नीचे दिए गए चित्र में PQ समांतर है RS के, यानी कि जो ये भुजा है इस के समांतर है। चित्र आप यहाँ बना लेंगे, मैं यहीं से इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। 14 का और का है अथवा वाला। तो हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज इसके समरूप है और समरूप त्रिभुज के लिए यदि आप कोई दो भुजाएं दो कोण बराबर दिखा दें तो समरूप हो सकता है ए प्रॉपर्टी से। चूंकि आप चित्र यहाँ पे बना लेंगे अपनी नोटबुक में जब सॉल्व करते होंगे, मैं यहीं से चित्र को पढ़ ले रहे हैं। चूंकि पी क्यू समांतर है आर एस के, तो अगर ये इसके समांतर है तो एंगल पी, ये वाला एंगल एस के इक्वल होगा। एंगल पी बराबर होगा एंगल एस। क्यों? एकांतर कोण, अंतः कोण। ये यहां पर आपको कारण देना जरूरी है। और इसी प्रकार आर और क्यू बराबर होंगे तो एंगल क्यू बराबर होगा एंगल आर के। तो ये भी इसका भी कारण यही है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज पी क्यू ओ समरूप होगा त्रिभुज आर एस ओ। किससे? ए परमेय से, या उप परमेय भी बोलते हैं, परमेय से। तो ये 14 क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी कि बिना देखे। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता है। तो 15वां क्वेश्चन, कुल संभव परिणाम परिणाम तो कुल संभव परिणाम हमारे पास है 52। क्योंकि 52 ताशों की गड्डी में जो होते हैं कुल पत्ते 52 होते हैं, तो संभव परिणाम भी एक पत्ता जब निकालने के जो संभव परिणाम वो 52 है। तो एक इक्का, तो इक्के के अनुकूल परिणाम इक्के के अनुकूल जो परिणाम होंगे वो हमारे पास, चूंकि हमारे पास 4 प्रकार के पत्ते होते हैं तो इसलिए प्रत्येक में एक इक्का होगा। कुल 4 इक्के होते हैं हमारे पास, तो 4 इक्के है तो इक्का होने की प्रायिकता
होने की प्रायिकता, ये इसका क पार्ट है, इक्का होने की प्रायिकता। तो इक्के के अनुकूल परिणाम, इक्के के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, तो इक्के के अनुकूल परिणाम है हमारे पास 4 और संभव परिणाम है हमारे पास 52। तो 4 से 52 को काटेंगे, 4 × 4 13 चौका 52, तो 13। इसी प्रकार ख पार्ट है इसका, एक लाल रंग का पत्ता हो, तो लाल पत्ता होने के अनुकूल परिणाम हमारे पास होंगे 26, क्योंकि 26 काले होते हैं और 26 लाल होते हैं। तो लाल पत्ता होने की प्रायिकता या लाल पत्ता लिखना था हमें, लाल पत्ता होने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम फिर यही फॉर्मूला आप लिखेंगे और 26/52, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 1/2। तो लाल पत्ता होने की प्रायिकता 1/2 और इक्का होने की प्रायिकता 1/13। एक जार में कुल 24 गेंदें हैं, कुल गेंद हमारे पास है 24 और उनमें कुछ हरी और नीली हैं। एक गेंद ये अच्छा निकाले, इसके हरी होने की प्रायिकता, हरी गेंद होने की प्रायिकता जो दी गई है वो है हमारे पास 2/3। तो मान लेते हैं, माना हरी गेंद x और दूसरी है नीली गेंद 24 - x। तो हरी गेंद की प्रायिकता वो होगी हमारे पास x/24 और ये भी हरी गेंद की प्रायिकता है, तो ये यहाँ रखेंगे 2/3 बराबर x/24, 24 गुना में जाएगा, तो x बराबर 2/3 गुणा 24, 3 × 8 = 24, 8 दूनी 16, तो x हमारे पास आई 16। यानी कि हमारे पास जो गेंदें हैं हरी, वो 16 गेंद हरी हैं। तो जार में कुल नीली गेंदों की संख्या, तो जार में नीली गेंद वो हमने मानी थी 24 - x, यानी कि 24 - 16, तो हम कह सकते हैं 8 गेंद। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने 1 से 15 तक के एक एक नंबर और 2-2 नंबर के क्वेश्चन किए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। धन्यवाद।